डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2024 के पेपर में आप लोगों का स्वागत है। 2022 का 2023 का बताया जा चुका है। अगर 3 पेपर आप दोहरा लेते हैं, सही तरीके से समझ लेते हैं तो 25 में 25 नंबर आप मैथ में पा जाएंगे। बस ये है कि तीनों पे आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आइए आज का पहला प्रश्न 0.6 गुणे 0.4 का मान है। अब देखिए 0.6 गुणे 0.4 हम लिख दिए। अब गुणा जैसे होता है 6 चौके 24, आप गुणा कर देंगे 6 चौके 24 एकदम आराम से। और इधर से दाएं तरफ से दशमलव को गिन लीजिएगा, कितने स्थान बाद, एक स्थान बाद यहाँ पे है, एक स्थान बाद यहाँ पे है, तो 2 स्थान बाद जो है दाएं तरफ से, बाएं से नहीं दाएं तरफ, दाएं का मतलब पीछे से, 1 2 स्थान पे आप लगा देंगे दशमलव। और इधर जो है दशमलव के बाएं तरफ, दशमलव के बाएं तरफ जो है आपको, दशमलव के बाएं तरफ आपको 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 जो है पूर्णांक को बताता है और उस स्थिति में 100 वाला ऑप्शन आपका सही है। अगर 1 नंबर में जो है बिना विकल्प के पूछा जाता है तो भैया उस स्थिति में ऐसे हल कर दीजिए। इसका आंसर कितना आया 0.24। आइए दूसरा प्रश्न चलते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। बड़ा इंपॉर्टेंट, माना संख्या यक्स, माना संख्या यक्स, बड़ा आसान क्वेश्चन है। माना संख्या यक्स और प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आप लिख देंगे, प्रश्नानुसार यक्स का 24% बराबर 96, यक्स का 24% बराबर 96 का मतलब गुणा 24/100 बराबर 96। यक्स बराबर 96 गुणे 100/24, 24 चौके आराम से कट जाएगा, 24 चौके 96, और उस स्थिति में आपका आंसर क्या आ जाएगा 400। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण। अब देखिए तिर्यक रेखा क्या होती है। जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक तरफ के अंतः कोण आप यहाँ पे खुद देख लीजिए। इसको अगर कोण 1 कहेंगे, चाहे कोण P कहेंगे, और इसको कोण Q कहेंगे, और इसको जो है मान लीजिए कोण R मान लें, कोण R मान लें, तो हम जानते हैं कोण P प्लस कोण R बराबर कोण P, हाई कोण और हाई कोण मिला के 180 अंश, क्योंकि एक सीधी रेखा पे जो है 180 अंश का कोण बनता है। रेखी युग्म के कोण, ये रेखी युग्म के कोण हैं भैया, रेखी युग्म के कोण, रेखी युग्म के कोण हैं। और दूसरे नंबर पे कोण Q बराबर कोण R, कोण Q बराबर कोण R। जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक तरफ के कोण संगत कोण कहे जाते हैं। कोण Q बराबर कोण R, ये आपका संगत कोण है। कोण Q बराबर कोण R संगत कोण है। तो आप खुद बताइए कि कोण Q की जगह पे कोण R लिख सकते हैं ना, और चाहे कोण R की जगह पे कोण Q लिख सकते हैं, तो कोण P प्लस कोण R की जगह पे कोण Q लिख देंगे। मतलब ये कोण P प्लस कोण R बराबर 180 अंश रेखी युग्म के कोण है, एक रेखा के कोण है। कोण Q बराबर कोण R ये संगत कोण है। जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक तरफ के कोण संगत कोण कहलाते हैं। अब वहां पे जब कोण Q बराबर कोण R है तो कोण R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण Q लिख सकते हैं ना। कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 अंश। यही आपसे पूछा है कि एक ओर के तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। 180 अंश का कोण का मतलब है जब 2 कोणों का योग 180 अंश होता है तो कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। चौथा प्रश्न, किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। तो आइए सबसे पहले विकल्प के ही आधार पे करना पड़ेगा। 32,450 में
3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान 32,450 में 3 का स्थानीय मान। तो भैया देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 3 जो है 10,000वें स्थान पे है, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 हो जाएगा, तो उस स्थिति में 30,000 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का स्थानीय मान 30,000। बहुत से टीचर ये भी बताते हैं कि जितना अंक हो उतना जीरो लगा दीजिए। चलिए खैर कोई बात नहीं। अगला है 4,340 में 3 का स्थानीय मान। दोनों तरफ से कर लीजिए भैया। अब 3 जो है किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे है, तो 3 गुणे 100 कर लेंगे, तो यहाँ पे 300 हो गया। 1,130 में 3 का स्थानीय मान, 1,130 में 3 का स्थानीय मान। तो भैया यहाँ 3 का स्थानीय मान जो है किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, तो 10 का गुणा कर लेंगे, 30 आया। और भैया 143 में 3 का स्थानीय मान, 143 में 3 का स्थानीय मान बहुत आसान है। स्थानीय मान 3 जो है किस स्थान पे? इकाई के स्थान पे है, तो 3 गुणे 1 कर लेंगे बराबर 3। तो यहाँ 30,000 आया, 300 आया, 30 आया, 3 आया। सबसे कम जो है 3 का स्थानीय मान किस में है? 143 में। तो आप लिखेंगे 143 को टिक कर देंगे। 143 में 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। स्थानीय मान सबसे कम है, स्थानीय मान सबसे कम है। बड़ा आसान सब सवाल है। अब आते हैं, 2 क्रमागत पूर्णांकों का अंतर होता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। आप बताइए क्रमागत पूर्णांक जो है धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक होते हैं। अब उस स्थिति में आइए देख लेते हैं। आप कहेंगे ऋण 1 और ऋण 2, ऋण 1 और ऋण 2 नहीं, सबसे पहले ऋण 2 होगा, तत्पश्चात ऋण 1 होगा। संख्या रेखा पे जब आप निरूपित करेंगे तो मान ली यहाँ ऋण 2 है, यहाँ ऋण 1 है, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। संख्या रेखा पे भी प्रदर्शित करने के लिए आपसे पूछ सकता है। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो उस स्थिति में संख्याओं का मान बढ़ता है। तो 2 क्रमागत पूर्णांक -2 के बाद -1 आएगा, तो बड़ा कौन है? -1। -1 में से -2 जो है अगर घटाएंगे तो बड़ा आसान है, -1 और माइनस माइनस क्या हुआ? +2। घटाइए, दोनों चिन्ह विपरीत हैं, घट जाएगा, चिन्ह प्लस वाले का बड़ा है, लग जाएगा, 1 आया। अब आप देखिए, ऋण 1 और 0 में से 1 रुपया कर्ज में है, आपके पास कर्ज है ही नहीं, तो कौन बड़ा है? आप कहेंगे 0। तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, 0 -1, तो भैया 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसका भी अंतर क्या आया? 1 आया। फिर आइए 0 और 1 समझा रहे हैं भैया, उस तरह से तो आप जानते हैं। 0 और 1 दोनों में बड़ा कौन है? 1 में से 0 जाए 1 आएगा, और 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2 -1 1। तो हमेशा 2 क्रमागत पूर्णांकों का अंतर क्या होता है? 1 होता है। यह बात आपको समझ में आ गई हो। चलते हैं अगले प्रश्न पे। रेखाखंड किसे कहते हैं? देखिए 3 बातें होती हैं, तीनों में से कोई पूछा जा सकता है। रेखाखंड जिसके दोनों बिंदु निश्चित होते हैं, जिसके दोनों बिंदु निश्चित हों उसको रेखाखंड कहते हैं। जिसके दोनों बिंदु निश्चित हों रेखाखंड कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है।
अब उस स्थिति में अगर कोई कह दे कि 5 सेंटीमीटर का रेखा नहीं रेखाखंड खींचिए, तो यहाँ पे मान लीजिए ओ बिंदु ले लेंगे और यहाँ से 5 सेंटीमीटर तक का खींचेंगे। अब मान लीजिए ए है, दोनों बिंदु निश्चित हैं। यह क्या हुआ, ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया। अब एक आता है किरण, किसे कहते हैं किरण, जिसका एक बिंदु निश्चित, जिसका एक बिंदु किरण भी पूछा जा सकता है, जिसका एक बिंदु निश्चित, जिसका एक बिंदु निश्चित तथा दूसरा अनिश्चित होता है, जिसका एक बिंदु निश्चित तथा दूसरा अनिश्चित होता है, उसे किरण कहते हैं, जिसका एक बिंदु निश्चित तथा दूसरा अनिश्चित होता है, उसे किरण कहते हैं। आइए देख लीजिए, यहाँ पे भैया एक बिंदु निश्चित है और किरण का मतलब यहाँ पे तीर की मतलब ये आगे तक कहीं तक भी जा सकता है। तो भैया किरण, एक बिंदु तो निश्चित है और दूसरा अनिश्चित है, उसे किरण कहते हैं। तीसरा है रेखा, जिसके दोनों बिंदु अनिश्चित हों, रेखा जिसके दोनों बिंदु अनिश्चित हों, 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 रेखा कहलाती है। तो भैया रेखा जो है बहुत बड़ी होती है, रेखा की लंबाई अनंत होती है। किरण की लंबाई का मापन नहीं हो सकता, रेखाखंड का माप होता है। और दोनों बिंदु अनिश्चित हों अर्थात दोनों तरफ तीर रहेगा कि इधर भी ये रेखा बढ़ सकती है, इधर भी रेखा बढ़ सकती है। आइए यहाँ पे देख लीजिए, बड़ा आसान है। -8 है गुणे +75 है गुणे 0 है। तो आप जानते हैं कि कितना भी कुछ मान हो, अगर एक जगह भी गुणे 0 होगा तो टोटल का मान क्या हो जाएगा, 0। कुछ करना है ही नहीं। अगला प्रश्न है, मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है, 1 घंटा में वह कितनी माला बना लेगा। बड़ा आसान है, 1/3 मिनट लगता है बनाने में बराबर 1 माला। 1 माला बनाने में 1/3 मिनट लगता है। 1/3 मिनट लगता है 1 माला बनाने में। तो 1 मिनट लगता है बनाने में, देखिए 1 पे जो है बटा हो जाता है, 1/1/3। ये कहेगा चल बहवा हम फाइट करते तू ऊपर जो, 1 मिनट में वह 3 माला बना लेगा। 1 घंटा में पूछा है ना, 1 घंटा अर्थात क मिनट भैया, अर्थात 60 मिनट लगता है बनाने में। तो भैया 1 पे भाग होती है और सब पे गुणा होता है, 3 माला गुणे 60। तो भैया कुल मिला के कितना माला, 180 माला जो है वह व्यक्ति बना लेगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। देखिए भैया यही जो है पटरी है, यही प्रकार है। आइए देख लेते हैं पटरी और प्रकार से। बड़ा आसान क्वेश्चन है बहुत, अब इससे आसान क्या पूछेगा भैया। यहाँ पे मान लीजिए कोई हमने एक निश्चित रेखा खंड खींचा PQ। अब उस स्थिति में हमने क्या किया, P से एक निश्चित दूरी का चाप लगाया। किसी भी निश्चित दूरी का चाप ले सकते हैं, P से एक निश्चित दूरी का चाप लगाया, ठीक है। और उसी निश्चित दूरी का चाप जो PQ को किस बिंदु पे काटता है, R बिंदु पे काटता है। अब वही निश्चित दूरी का चाप हमने R से पुनः उसी चाप पे लगाया जो पहले चाप को S बिंदु पे काटता है।
और उस स्थिति में जो है P से S को मिलाया, अभिष्ट जो है 60 अंश का कोण प्राप्त हुआ, अभिष्ट 60 अंश का कोण प्राप्त हुआ। और उस स्थिति में हम लिख सकते हैं कोण SPQ, SPQ बराबर 60 अंश। तो 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 30 अंश का अगर पूछता है तो 30 अंश का, क्योंकि अब की बार परीक्षा में 30 अंश की उम्मीद है। तो भैया R से एक निश्चित दूरी का चाप लगाया, फिर वही उसी दूरी का चाप जो है हमने किससे लगाया, S से, और दोनों चाप एक दूसरे को जो है किस बिंदु पे काटते हैं, T बिंदु पे काटते हैं। अब T से P को मिलाया, T से P को मिलाया, अब की बार ये पूछ रहा है एग्जाम में, T से P को मिलाया और उसके बावजूद जो है कोण TPQ बराबर जो है यहाँ पे कोण TPQ बराबर 30 अंश हुआ। तो भैया 60 में से, 30 में से, 90 में से, 120 में से एक क्वेश्चन आ रहा है। चलिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पेपर में बेटा सबसे बड़ी बात लिखना भी होता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इस नाते 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है आपको लिखना पड़ता है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 999 है। आपसे बेटा उत्तरवर्ती पूछ रहा है, उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए, उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में एक जोड़ देते हैं। एक जोड़ दे दीजिए, जोड़ दीजिए भैया। 999 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 1000। अगर पूर्ववर्ती पूछेगा, पूर्ववर्ती भी पूछ सकता है, अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछ सकता है, पूर्ववर्ती संख्या, क्योंकि उत्तरवर्ती पूछा है, अब की बार पूर्ववर्ती की ज्यादा उम्मीद है। तो भैया 1000 की अगर पूर्ववर्ती पूछ दिया तो 1000 में से क्या कर देंगे, एक घटा देंगे। एक यहाँ पे आराम से घटाइएगा, 10 में से एक जाए 9, 9 9। ये संबंधित प्रश्न के अंतर्गत है, ये पूछेगा एकदम पेपर में, हो सकता है बिल्कुल पूछ दे, हाँ, कि 1000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो 1000 में से एक घटा दीजिएगा, 999। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती क्या होगी, 999 में एक जोड़ दीजिएगा। पूछेगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, ये क्वेश्चन में रहेगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। तो आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। 117 को 2 संख्याओं के गुणा में व्यक्त कीजिए जिसमें एक संख्या 13 है। तो भैया ये कह रहा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना आना चाहिए भैया, 117। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना होना चाहिए, 117। तो पहली संख्या जो है कितनी है, 13, दूसरी यक्ष मान लीजिए बराबर 117। यक्ष बराबर 117 बटा 13, 13 नवा 117, 13 नवा 117। लेकिन यहाँ पे 117 बराबर क्या हो जाएगा, 13 गुणे 9, यह आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर, चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो भैया ये आपका बगीचा है, लंबाई चौड़ाई जब डिफर है, अलग अलग है, तो वो आयत है। लंबाई और चौड़ाई अलग होती है तो वो आयत होता है। तो भैया यह आपका मान लीजिए बगीचा ABCD है, जिसकी लंबाई जो है 115 मीटर है, 115 मीटर है, और चौड़ाई 45 मीटर है। लंबाई को बेटा L से निरूपित करते हैं, चौड़ाई को B से। घेरने के लिए कितने तार की आवश्यकता होगी, तो इसका मतलब बगीचे का परिमाप पूछ रहा है। बगीचे का परिमाप बड़ा आसान क्वेश्चन है भैया। बगीचे का परिमाप आप कहेंगे कि L यहाँ पे भी होगा, L 2L, B 2B।
2l+2b कॉमन ले लेंगे। बगीचे के परिमाप का सूत्र आप जानते भी हैं, 2 कोष्ठ में l+b, तो 2l का मान कितना है 115 प्लस 45, 115 45 कितना हुआ 160, 2 गुणे 160 बराबर 320 मीटर। बहुत आसान, मीटर होगा भैया, मीटर वर्ग मत लिख दीजिएगा, उत्तर 320 मीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भुजाओं के आधार पे त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। यह पूछा गया है पहले भी, और त्रिभुज की परिभाषा आप लिख दीजिएगा सबसे पहले, नहीं भी पूछा है तब भी त्रिभुज की परिभाषा लिख दीजिएगा। 3 रेखाखंडों से त्रिभुज की परिभाषा होती है 3 रेखाखंडों से, बिल्कुल पूछ रहा है, 3 रेखाखंडों से घिरी, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को, घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति को, 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और जब इतना आसान पेपर हो तो उस स्थिति में थोड़ा सा आप जो है फिट और पेंसिल का भी प्रयोग करिएगा। 3 रेखाखंडों से, मान लीजिए पहला रेखाखंड जो है क्या हुआ, ए हुआ, रेखाखंड एकदम सीधा खींचिएगा, ए बी रेखाखंड हुआ। और फिर यहाँ पे देखिए ए सी रेखाखंड हुआ। अब बी से सी को मिला दीजिए, ए बी सी जो है क्या बना, त्रिभुज बना, ए बी सी त्रिभुज बना। अब पूछ रहा है भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। मैं आपको बताया था भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, हेडिंग डालिएगा, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। हम आपको बता चुके हैं पहले भी, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं जो है क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज बना लीजिए भैया, मान लिए 3 सेंटीमीटर का एक खींच लीजिए आराम से, 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड, फिर इधरों 3 सेंटीमीटर का खींच दीजिए, 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे भी खींच दीजिए 3 सेंटीमीटर का, और करेक्ट 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे भी खींच दीजिए। हाँ, तो सब भुजा बराबर हो गई ना। तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप कहेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यह समबाहु त्रिभुज हो गई जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, बड़ा आसानी से आप कर लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, लिख लीजिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। रचना कैसे करेंगे भैया, कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए आप कहें नहीं सर हम 4 का खींचेंगे, भैया बिल्कुल 4 का खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह जो है आपने 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली, इसको आपने ए बी मान लिया। अब फिर उसके बावजूद 4 सेंटीमीटर का और खींच लिया आपने, झुका के किसी साइड से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का आपने खींच लिया, इसको आपने क्या मान लिया, सी मान लिया। और यहाँ पे देखिए ये 4 सेंटीमीटर नहीं, 4 से ऊपर ये जो है 5 सेंटीमीटर के लगभग बराबर आ रही है। तो आप इस आकृति में क्या कहेंगे, आप इस आकृति में कहेंगे कि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, 2 भुजाएं बराबर हैं लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो ये समद्विबाहु हुआ।
अब जो है भैया विषमबाहु त्रिभुज आपको बनाना है। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो आइए भैया विषमबाहु त्रिभुज जिसकी समबाहु मतलब, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, सभी भुजाएं बराबर हों समबाहु कहलाती हैं। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु कहलाती है। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर न हो विषमबाहु कहलाती है। तो आइए देख लेते हैं कैसे है भैया। यहाँ पे मान लीजिए आपने 4 सेंटीमीटर खींचा, आपने कहा सर हमने 4 सेंटीमीटर खींचा, ए बी जो है 4 सेंटीमीटर हुआ, और यहाँ पे ए बी सी किधरों मान सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपने जो है ए सी जो है आपने 2 सेंटीमीटर खींचा है, 4 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है ये अलग रहेगा। ये कितना आ गया भैया, लगभग 4.5 आ गया। ठीक है, लगभग 4.5 आ गया। तो उस स्थिति में आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ए बी नॉट इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, अर्थात जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर ये नहीं भी कर पा रहे हैं तब विषमबाहु त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे। एक दुकानदार ने 1500 का कोट 25% छूट देकर बेचा, बताइए कोट कितने में बेचा। तो भैया यहाँ पे दुकानदार का क्रय मूल्य कितना था, कोट का क्रय मूल्य जो है 1500 था, कोट का क्रय मूल्य 1500 था। छूट कितना दिया, छूट उसने दिया 25%। तो या तो आप छूट निकाल लीजिए, सबसे पहले 1500 गुणे 25% की छूट सबसे पहले निकाल लीजिए। तो भैया ये कट गया, 15 पचे 75, 15 दुना के 30 7 37, 375। अब विक्रय मूल्य आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि 1500 में जो है क्रय मूल्य या अंकित मूल्य जो है, यहाँ पे अंकित मूल्य अच्छा रहेगा। अंकित मूल्य जो है कोट पे 1500 था, तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य में से आप छूट घटा देंगे। 10 में से 5 जाए 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 जाए 2, और यहाँ 14 में से 3 जाए 11, 1125 नहीं आ रहा है तो रफ पे काम कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, और तब 1125 आएगा। एक यह भी मेथड होता है और एक यह भी मेथड होता है कि विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना है तो भैया क्या करेंगे, 1500 25% छूट दिया तो 75/100 कर देंगे, और यह भी 1125 आएगा। ठीक है, तो चाहे आप इस मेथड से निकाल लीजिए या इसमें या इस मेथड से, लेकिन 2 लाइन आपको लिखना रहेगा। अंकित मूल्य 1500 छूट 25%, छूट निकाल के विक्रय मूल्य में से घटा दीजिए, चाहे डायरेक्ट 25% छूट दिया तो 75% में समान दिया, तो 1500 गुणे 75/100 तब भी आप कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 5 और 125 है। दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधित 7 है, तो बड़ी संख्या का मान। देखिए जब भी अनुपात की बात आती है बेटा, तो मैं बताया हूं कि उस समय पहली संख्या को आप क्या मान लीजिए, दोनों अनुपातों में यक्स यक्स 5x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भैया 7x। मसप जो कॉमन मिलता है वो नहीं समझ में आ रहा है तो खंड कर दीजिए, 5 गुणे x 7 गुणे x। मसप कितना हुआ x, यक्स का मान दिया है, महत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त 5 और 125 है। मसप कितना हो गया, यक्स बराबर 5 दिया है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी भैया, पहली संख्या
5x, यही पूछा है। 5 गुणे 5 25 हो जाएगी, पहली संख्या 25 हो जाएगी। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भैया, 7x, 5 गुणे 7 35 हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या का मान, बड़ी संख्या बड़ी है ना, बड़ी संख्या जो है इसका क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आपका आंसर तो आ गया, लेकिन ये सवाल बेटा गलत था। यहाँ 175 होगा 125 की जगह पे, क्योंकि फिर चेक करने के लिए जब आप जाएंगे तो 25 का खंड करेंगे तो 5 गुणे 5 आएगा, 35 का खंड करेंगे 5 गुणे 7 आएगा। लसप में क बार 5 लिखेंगे, 2 बार 5 लिखेंगे, और 7 कितनी बार लिखेंगे, एक बार। पचवा 25 साते 175, 175 होगा। लेकिन खैर लसप से मतलब नहीं था, इस नाते बड़ी संख्या 35 आ गई। लेकिन अगर आयोग में रहता तो इस प्रश्न पे सबको नंबर मिलते। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में से व्यंजक 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 को घटाइए। तो भैया पी ऑफ एक्स, पहले व्यंजक को पी ऑफ एक्स लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और दूसरे व्यंजक को हम क्यू ऑफ एक्स लिखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। फिर उसके बाद घटाने का मतलब पी एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स करना है। पी ऑफ एक्स को भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट आपके अपने घर का होता है, इसके लिए किसी से पूछना नहीं होता है। और क्यू एक्स का मान क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट के सारे चिन्ह बदल जाएंगे जब ब्रैकेट टूटेगा। माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 6x, माइनस प्लस माइनस। अब आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यह सजाती हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, घट जाएगा, चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा होता है, माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस 5x प्लस 6x, ये भी सजाती हैं। आप ही बताइए चिन्ह किसका लगेगा, 6x का चिन्ह बड़ा है ना, ये 5 रुपया कर्जा में थे, 6 रुपया आपके पास अपना धन है, तब भी तो 1 रुपया आपके पास है, एक एक्स नहीं लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। अब यहाँ 4 और 3, 4 में से 3 कोई ले लिया तो कितना बचा, 1। दोनों चिन्ह विपरीत हों तो घट जाते हैं, जिसका मान अधिक होता है चिन्ह वही लगाते हैं। तो आपका उत्तर क्या आ गया, आपका उत्तर आ गया भैया 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो आइए सबसे पहले विजातीय व्यंजक देख लें। विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं, विजातीय व्यंजक, विजातीय व्यंजक बहुत आसान है बेटा। विजातीय व्यंजक वे व्यंजक खूब आराम से समझिएगा, वे व्यंजक जिनके चर का मतलब जिनका मान बदलता रहता है, जिनके चर, जैसे एक्स वाई जेड भी हो सकता है, एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट, और घातांक समान नहीं होते, होते हैं, विजातीय व्यंजक कहलाते हैं, विजातीय व्यंजक कहलाते हैं, विजातीय व्यंजक कहलाते हैं, विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 5x और 3y दोनों है ना, 3y, देखिए इनके चर अलग अलग हैं। 5x और 3y विजातीय व्यंजक हैं, विजातीय व्यंजक हैं, विजातीय व्यंजक हैं। यहाँ पे देख लीजिए 5x स्क्वायर और 3x,
यक्स पे 2 घात है, यक्स पे 1 घात है, ये दोनों भी विजातीय व्यंजक हैं। लेकिन अब की बार पेपर में पूछा जाएगा सजातीय व्यंजक किसे कहते हैं। अब की बार पेपर में पूछा जाएगा कि सजातीय व्यंजक किसे कहते हैं। सजातीय व्यंजक, तो इसकी भी परिभाषा उसी तरह से होगी। वे व्यंजक जिनके चर जैसे यक्स कामा वाई कामा जेड डॉट 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 और घातांक समान होते हैं, और घातांक समान होते हैं, घातांक समान होते हैं सजातीय व्यंजक कहलाते हैं। घातांक समान होते हैं सजातीय व्यंजक कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सजातीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे अब देखिए 5 यक्स और 8 यक्स सजाती हैं, क्योंकि दोनों में जो है यह चर समान है। 5 यक्स और 8 यक्स सजातीय व्यंजक हैं, सजातीय व्यंजक हैं। यक्स स्क्वायर और 97 यक्स स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, इस संख्या से नहीं मतलब होता है। यहाँ पे यह समान होनी चाहिए और घात समान होनी चाहिए। यह क्या है, सजातीय व्यंजक है। तो विजातीय और सजातीय व्यंजक आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अजय के घर से बाजार 11.5 किमी दूर है। इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से 1.2 किमी दूर पे है। अजय के घर से विद्यालय की दूरी बताइए। यह डीएलएड का जो 3 पेपर हम दे रहे हैं उसका अंतिम प्रश्न है, और कल से आप लोगों को साइंस और संस्कृत की वीडियो मिलेगी, तत्पश्चात कंप्यूटर की वीडियो मिलेगी। चलिए भैया, अजय के घर से बाजार, देखिए बिंदु ए पे अजय का घर है और बिंदु बी पे बाजार है। अजय के घर से बाजार की दूरी कितनी है, 11.5 किलोमीटर है। ए पे जो है अजय का घर है और बी पे जो है क्या है, बाजार है। बाजार से उसी रास्ते पे, इसी रास्ते पे उसका विद्यालय बाजार से बाजार बी है, बी से उसका विद्यालय जो है 1.25 किमी दूरी पे है। तो आपसे अजय के घर से विद्यालय की दूरी पूछ रहा है। अजय के घर से विद्यालय की दूरी, अजय के घर से विद्यालय की दूरी पूछ रहा है। अजय के घर से विद्यालय की दूरी पूछ रहा है, बड़ा आसान है। अजय के घर से विद्यालय की दूरी मतलब AC पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, अजय के घर से बाजार की दूरी AB में से अगर बाजार से उसके विद्यालय की दूरी घटा देंगे, AB में से BC को घटा देंगे तो AC का मान आ जाएगा। तो 11.5 किलोमीटर में से 1.25 किलोमीटर घटा देना है। रफ पे चले जाइएगा, ये 11.5, दशमलव के नीचे दशमलव लगाइएगा, फिर 2, 10वां पे 2, 100वां पे 5, तो यहाँ पे अपने आप 0 बढ़ा दीजिएगा, और दशमलव के बाएं तरफ इकाई के स्थान पे 1 है। 10 में से 5 जाए 5, फिर बेटा आपका कितना बचा, 4, 4 में से 2 जाए 2, अब कोई हासिल तो है नहीं, 10.25 किलोमीटर। तो यहाँ पे 10.25 किलोमीटर जो है अजय के घर से विद्यालय की दूरी है। इस प्रकार से डीएलएड के अगर ये 3 पेपर आप अच्छी तरीके से दोहरा लेते हैं तो आपके मार्क 25/25 आ जाएंगे। कैसे लिखा जाता है इसकी बात हमने जो है बता दी है। विकल्प वाले में जो है आप डायरेक्ट, जैसे आप कुछ नहीं, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1, और उसके बावजूद विकल्प अगर
विकल्प स सही है तो विकल्प स, और आप जो आंसर जैसे 3/4 आंसर है तो 3/4 आप आंसर दे दीजिएगा। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 2 जो है डालिएगा, और वो जैसे मन करे वैसे आप हल करिए, उससे नहीं मतलब है। अगर विकल्प जो है बी सही है तो ब सही है तो ब, अब ब का मान अगर 0 आ रहा है तो 0 दे दीजिए। बस सिर्फ इतना ही विकल्प वाले में लिखना रहेगा। और सभी प्रश्न जैसे हल किए गए, मैंने विकल्प वाले को भी 1 नंबर का क्वेश्चन मान के हल किया है। यदि आप इतनी वीडियो देखेंगे और बढ़िया तरीके से उसको अपने मन से नोट्स बना लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मात्र ढाई घंटा की जैसे जितनी एक फिल्म होती है उतनी फिल्म में आप जो है आप गणित का पेपर आसानी से निकाल लेंगे, यदि थोड़ा भी कॉमन सेंस आपके पास होगा। और विज्ञान की वीडियो कल हम देंगे, कल से देना शुरू करेंगे विज्ञान और संस्कृत, तत्पश्चात कंप्यूटर। सारे 8 पेपरों के 24 वीडियो जो है आपको हम रिलीज करेंगे, और सबकी समय सीमा 1 घंटे से कम ही होगी। आप देखिए, मात्र एक दिन दिनों रात की तैयारी में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एकदम जो है अच्छे नंबरों से 90% से एवं नंबरों से पास हो जाएंगे, यह मेरा दावा है। और अपने दोस्तों के बीच जो है सबसे बड़ी गुड़ दक्षिणा यही है कि अपने दोस्तों के बीच जो हमारी वीडियो को शेयर करें।